नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है और यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज। फिर चाहे वो खबर देश से जुड़ी हो या फिर दुनिया से, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई, और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ है एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। जहां टॉप लाइन से सबसे पहली और प्रमुख खबर जो है तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी, पश्चिम बंगाल से जुड़ी। जी हां, जहां पर दीदी के साथ खेला गया और यहां पर चला चली की बेला इस समय कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इससे पहले अगर हम देखें तो पहले विधायकों ने कहीं ना कहीं दूरी बनाते हुए नजर आए टीएमसी से, और उसके बाद में अब सांसद भी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से जुड़ी ये प्रमुख खबर, जहां अब मिनटों में लद्दाख पहुंचा जाएगा। जी हां, जोजिला में फाइनल ब्रेक थ्रू आज होने वाला है। तो इसका क्या कुछ खासियत है इस सुरंग की, और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करती हुई नजर आ रही है, और कैसे मिनटों का ये सफर होगा, बताएंगे इस खबर के बारे में भी आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है पड़ोसी देश से जुड़ी हुई, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि जहां पाकिस्तान एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक्सपोज हो चुका है, किस तरीके से भारत ने लगाई है लताड़ पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के इस मंच पर, बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। जहां पहली और प्रमुख खबर में आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस में बगावत अब खुली जंग बन चुकी है। विधानसभा से लेकर संसद तक ममता बनर्जी के पार्टी में मचा है महाभूकंप। जी हां, पहले विधायकों की नाराजगी और अब सांसदों के तेवर भी बगावती हो चुके हैं। 20 सांसदों की रणनीति, स्पीकर को चिट्ठी और संसद में अलग बैठने की मांग, और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की अटकलों ने अब टीएमसी नेतृत्व की चिंता काफी बढ़ा दी है। इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो सुखेंदु शेखर राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राज्यसभा में सांसद थे वो, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, और अब काकोली घोष ने खुला हमला बोला। इन सब चीजों को देखते हुए इससे संकेत एकदम साफ है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ सांसदों के विधायकों की नाराजगी है या फिर 2029 की राजनीति का ट्रेलर। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगियों से, उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी में बगावत से भूचाल। तो जी हां, टीएमसी में बगावत से भूचाल इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो विधानसभा से संसद तक विद्रोह की ये तस्वीर इस समय साफ दिखाई दे रही है। 60 विधायक पहले ही टीएमसी से अलग हो चुके हैं, यूं कहें कि ममता से अलग हो चुके हैं, और अब 20 सांसद भी बगावती तेवर अपनाते हुए समय नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो सुखेंदु शेखर जो कि राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, और इसके साथ ही पार्टी लाइन पर भी सुखेंदु शेखर ने साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया बीते कल। लेकिन इसके साथ ही अब आज कहीं ना कहीं लोकसभा में भी इस समय अब बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर शताब्दी राय के घर पर बैठक हुई और 20 सांसदों की रणनीति अब कहीं ना कहीं तय नजर आ रही है। स्पीकर को चिट्ठी लिखी और सदन में अलग बैठने की मांग ये सभी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने पर इस समय हड़कंप मच चुका है टीएमसी के अंदर, और एनडीए में जाने की अटकलें भी इस समय काफी ज्यादा लगाई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही नए ब्लॉक की भी संभावना है। हालांकि अब इन बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है कि क्या ये टीएमसी को छोड़कर के एनडीए में शामिल होंगे या फिर ये अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो काकोली घोष जो है उनको लेकर उन्होंने भी सीधे तौर पर अपना जवाब दिया है। 40 साल की वफादारी दरकिनार, ये बात उनकी तरफ से कही गई। काकोली घोष ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और पार्टी में नजरअंदाज किया गया, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। अध्यक्ष पद छोड़ा, इस्तीफे के बाद अब कोई संपर्क उनके साथ नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही नेतृत्व ने भी जो सुध है वो नहीं लिए, तो उनके साथ में जो चीजें हुई हैं
उन्हें वो बताती हुई नजर आई। इसके साथ इन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। 40 साल तक जो वफादारी मैंने टीएमसी के साथ रखी, उस वफादारी को भी कोई मतलब नहीं है और इसके साथ ही बिल्कुल अलग थलग मुझे कर दिया गया है। और ऐसे में इसके साथ इन्होंने बोला कि आखिर देखना पड़े, ऐसा सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। आइए आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं कि आखिर काकोली घोष ने क्या कुछ कहा है। कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाली दिया। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, मैं बहुत सह लिया। तो बागियों पर इस वक्त कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा भी काफी ज्यादा इस समय आग बबूला नजर आ रही है। उनका कहना है कि 2024 में सांसद टीएमसी के टिकट पर जीते थे, जनादेश एनडीए के लिए नहीं था और वो सभी लालची, मतलबी और डरपोक गद्दार अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया और कहा कि अपनी सीटों से इस्तीफा दें और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। देखते हैं आप कितने बड़े हीरो हैं। तो सीधे तौर पर ये तंज कसा गया महुआ मोइत्रा की तरफ से। जितने लोग जो बागी सांसद हैं उनको लेकर ये तंज कसा गया है महुआ मोइत्रा की तरफ से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। लेकिन इसके साथ ही इन तमाम अटकलों के बाद में अब सवाल ये है कि आखिर बागियों का अगला दाव क्या होगा, आगे वो क्या करेंगे। क्योंकि इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो दल बदल का जो जादुई आंकड़ा है, 28 में से 19 सांसद जरूरी हैं और 20 सांसदों से बागी गुट मजबूत हो रहा है। दल बदल कानून की चुनौती भी इसके जरिए कहीं ना कहीं कम हो जाएगी अगर 20 सांसद अगर शिफ्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ ही असली टीएमसी होने का दावा भी ये लोग कर सकते हैं। मान्यता की लड़ाई भी संभव हो सकती है। अलग पार्टी भी, ये गुट जो है, जो लोग अलग हो रहे हैं टीएमसी से, वो अलग पार्टी बना सकते हैं, अलग ब्लॉक बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एनडीए में जाने का विकल्प भी इनके पास में पूरी तरह से खुला हुआ है। संसद में अलग पहचान भी इनको मिल सकती है। टीएमसी का सत्ता संतुलन कहीं ना कहीं इसके जरिए बदलता हुआ नजर आता है इन बागी सांसदों के तेवर के बाद में। और ममता नेतृत्व पर दबाव भी कहीं ना कहीं अब और बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है, फिर चाहे वो बात विधानसभा की हो या फिर संसद की हो। गठबंधन राजनीति पर भी इसका सीधे तौर पर असर होगा क्योंकि जो विधानसभा और लोकसभा के जो समीकरण है वो और बदलते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टीएमसी पर इस समय काफी ज्यादा दबाव इस समय पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक झटके टीएमसी को इस समय मिल रहे हैं। अब इन सब के बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी पर हमला बोला और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जिस राज्य में, बंगाल में, जनता कटमनी मांग रहा है, कोई साड़ी के नीचे छुप रहा है, कोई गड्ढा में छुप रहा है, जनता अब एक एक पाई का हिसाब लेना चाहती है। टीएमसी अब खत्म हो चुका, टीएमसी का अब नामो निशान नहीं बचा। ये टीएमसी की जहाज डूबने वाला है। तो जहां एक तरफ विधानसभा और लोकसभा में उनकी टीम अलग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को एक और बड़ा झटका आज लग चुका है। जी हां, सब्यसाची दत्ता को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है आज सुबह और जबरन वसूली के मामले में ये एक्शन लिया गया है, जहां 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जबरन वसूली का आरोप उनके ऊपर लगा है और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी आज हो चुकी है। आपको बता दें कि सब्यसाची दत्ता, जो कि विधाननगर उत्तर थाने में केस दर्ज हुआ है ये पूरा मामला और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। टीएमसी के पूर्व विधायक भी हैं सब्यसाची और पहले भारतीय जनता पार्टी गए और फिर टीएमसी में वापस लौटे। करीबी कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी और इसके साथ ही सुजीत बसु, जहांगीर खान इससे पहले ही शिकंजे में आ चुके हैं। स्वरूप विश्वास पर भी पुलिस की मार कहीं ना कहीं नजर आ रही है और विधाननगर नगर निगम में मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं टीएमसी की बढ़ रही हैं। मेयर कृष्णा चक्रवर्ती अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और कई पार्षद गिरफ्तार, कई पर शिकायत दर्ज। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टीएमसी इस समय चौतरफा घिरी हुई है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसके अपने लोग हो या फिर जो उनके नेता हैं वो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं और इसके साथ ही सौरभ दत्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजीत, आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर लोकसभा में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है टीएमसी की, क्योंकि जो जिस तरीके की तस्वीरें
इस समय नजर आ रही है और तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि 20 सांसद कहीं ना कहीं बगावत करते हुए इस समय नजर आ सकते हैं। हालांकि इन बगावती सांसदों का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर बनी है और इस पर सस्पेंस भी है अभी। अजीत। बिल्कुल कृतिका, देखिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ और बंगाल में विधानसभा नतीजे के बाद जिस तरीके से तमाम परिणाम आए और जिस तरीके से लोगों का रोष जो है, गुस्सा जो है वो सड़कों पर दिखाई देने लगा, उसके बाद से लगातार टीएमसी में भगदड़ का माहौल है और यही माहौल जो है दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिल रहा है। कल पूरे दिन हम केंद्रीय मंत्री और बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के बंगले के घर के बाहर रहे और वहां पर लगातार टीएमसी के नेताओं का आना जाना वहां पर लगा हुआ था और उसी समय करीब ये जो 20 सांसद हैं ये वहां पर पहुंचे थे और वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी वो भी वहां पर मौजूद थे और करीब 1 घंटे तक वहां पर बैठक चली थी और बैठक में तमाम जो चीज़ों को डिस्कस किया गया, तमाम मुद्दों को डिस्कस किया गया। उसके बाद ये सांसद वहाँ से बाहर निकल गए। तो लगातार जो है उसके बाद जो है लगातार बयान भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो ये बागी सांसद इन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने लगातार जो है राज्य में जो है बेरोजगारी, कुशासन और भ्रष्टाचार किया है और जिस कारण से जनता त्रस्त है और हम लोग भी कहीं ना कहीं दबाव में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम उनके मुखर होकर बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं और अब ये टीएमसी से हमको अलग होना है और जो टीएमसी में सभी जो ममता बनर्जी की जैसे नहीं है ये कहना है इन सांसदों का और लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि टीएमसी जो है अब दो फाड़ हो जाएगी या एक बहुत बड़ा जो एक भाग है टीएमसी का वो उससे अलग हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो टीएमसी का जो ये धड़ा है इसके पास 2/3 बहुमत तो दिखाई दे रहा है जो कि 28 सीटें हैं लोकसभा में जो सांसद हैं इस समय टीएमसी के और 19 जो है सांसदों की आवश्यकता है दल बदल कानून के तहत उनको अलग अगर होना है तो उसमें 20 सांसदों का इनके पास अभी जो है बहुमत है। तो इस हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष को ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि इनको अलग से गुट के रूप में मान्यता दी जाए या असली टीएमसी यही है इसकी मान्यता इनको दी जाए। आगे चलकर जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में टिम्बल को लेकर लड़ाई हुई थी, वो आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है दोनों ही गुट जो है, हम जो नई टीएमसी की बात करें या पुरानी टीएमसी की बात करें, दोनों में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है और आज खबरें जो आ रही निकल के कि दोनों ही गुट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। सयाली घोष के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खबरें आ रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं और जो ममता बनर्जी का पक्ष जो है वो रख सकती हैं। साथ ही फिलहाल अजीत आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा क्योंकि आखिर इन सांसदों का अगला कदम क्या होता है, अगला दाव क्या होता है, इस पर नजर रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही सौरभ दत्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ममता बनर्जी चौतरफा इस समय घिरी हुई है, एक तरफ सांसद, एक तरफ विधायकों के बगावती तेवर और वहीं इसके साथ ही जो उनके अपने लोग हैं वो एक एक करके कानून के शिकंजे में कसे जा रहे हैं। कृतिका, देखिए जो पार्टी पिछले महीने भी चुनाव के मैदान में ये दावा करता था कि बंगाल के बाद वो दिल्ली दखल करेगी, अब उनका पार्टी का ही दखलदार कोई नहीं रहा जी। और बेघर हो गए हैं ममता बनर्जी। ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टी के जो 28 जो सांसद, इधर जो विधायक थे, 13 राज्यसभा के थे, सभी में एक विद्रोह का आभास मिल रहा है और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार के मामले में जो आरोपी है वो उनके खिलाफ भी एक के बाद एक कानूनी कार्रवाई किए जा रहा है जी। जो यहाँ से जो तृणमूल के जो पार्टी से जो खबर मिल रहा है कि 20 काकोली घोष दोस्तीदार ने कल मेंशन किया है कि 20 सांसद उनके साथ है, वो संख्या बढ़ सकती है। जैसे सांसदों की संख्या बढ़ सकती है वैसे ही यहाँ पर ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में जो तृणमूल के जो बागी विधायक यहाँ पर गुट बनाए हैं वहाँ पर भी संख्या बढ़ सकता है। कल फिरहाद हाकिम भी ऋतव्रत बंदोपाध्याय के साथ बैठक किए। फिरहाद हाकिम जो ट्रस्टेड एडी माने जाते थे ममता बनर्जी के, तो ये जो सारे छवि है ये छवि को लेकर, और दूसरी तरफ आप अगर आप देखें तो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर सवाल है। उधर अभिषेक बनर्जी खुद कानून के शिकंजे में भी है। फर्जी सिग्नेचर के जो मामला है उस मामले में आज अभिषेक बनर्जी को कहा गया है कि आज उनको हाजिर होना ही है। कल हाईकोर्ट में मामला है और इस सारे मामलों में टीएमसी ये देखना चाहती है कि हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, सांसदों में क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे विधायकों के क्षेत्र में हाईकोर्ट, वो कानून के द्वारस्थ होना चाहिए, अदालत के पास जाना चाहती है, अदालत में मामला करना। फिलहाल जितने भी घटनाक्रम इस समय बदलते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ और अजीत, आपकी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर हमारी दिन भर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तुम छोरियां बड़ी लक्की हो यार, धक्के तो हमने खाए थे घड़े। हमारे टाइम पे ऐसे ट्रेनिंग की कोई बात भी कर देवे ना तो लोग कहें
बावड़ी होगी से। हम तो बस एक कीड़ा खा के प्रैक्टिस ठोका करते थे। और तुमने डाइटिशियन, फिजियो, कंडीशनिंग कोच सब मिल रहा से, तो मेडल तो आवेगा ही। अभी तो मण के ठंड ना पड़े, अभी घना जीतना बाकी से। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और आगे बढ़ते न्यूज पंच में बात करते हैं अब जम्मू कश्मीर की, जहां दशकों का इंतजार अब आज खत्म होने जा रहा है। जी हां, क्योंकि भारत अब सिर्फ सड़कें नहीं बना रहा है, बल्कि भारत इस समय इतिहास भी गढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की ये बर्फीली वादियों में आज वो पल आने वाला है जो लद्दाख की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल देगा। जोजिला टनल में आज होगा फाइनल ब्रेक थ्रू और इसके साथ ही पूरा होगा भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिशनों में से एक का सबसे अहम चरण। समुद्र तल से 11,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई, 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग और ऐसा इंजीनियरिंग का कमाल जो हर मौसम में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़े रखेगा। अब बर्फबारी हो, तूफान हो या फिर शून्य से नीचे जाता हुआ तापमान, अब लद्दाख का संपर्क कभी टूटेगा नहीं। यानी सेना को मजबूती, कारोबार को भी रफ्तार, पर्यटन की भी उड़ान और विकास की नई जान। दिखाएंगे आपको वहां की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जोजिला में फाइनल ब्रेक थ्रू। तो जी हां, जोजिला में आज ये फाइनल ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा और जम्मू कश्मीर में आज ये नया इतिहास रचा जाएगा। जहां एक तरह से हम देखें तो जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट आज होगा और करीब 13.153 किलोमीटर लंबी सुरंग का ये अंतिम ब्रेक थ्रू आज पूरा हो जाएगा। खुदाई चरण का काम जो है वो आज समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। आपको बता दें कि इस सुरंग की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 11,578 फीट ऊंचाई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और साथ ही परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जोजिला सुरंग की। आखिर ये क्यों खास है ये सुरंग जिसकी इतनी चर्चाएं हो रही हैं, वो आपको बताते हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब ये रोड है ये, और इसके साथ ही एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा टनल, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, जम्मू कश्मीर लद्दाख की साल भर कनेक्टिविटी जो कठिन है वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और कठिन मौसम में भी जो संपर्क है दोनों का वो आपस में बना रहेगा। फिर चाहे वो कितनी भी बर्फबारी हो या शून्य से नीचे जाता हुआ वो तापमान हो, साल भर आराम से आवाजाही होगी। पर्यटन और कारोबार को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता हुआ इसके जरिए नजर आएगा और प्लस इसके साथ ही जो सप्लाई चेन है, लद्दाख विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी और सप्लाई चेन भी और मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम वो खासियत है इस जोजिला सुरंग की। लेकिन आखिर ब्रेक थ्रू कब कब हुए हैं वो भी आपको बता दें, क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है इस सुरंग को लेकर के। क्योंकि कहते हैं कि जो सामान्य जगह है वहां पर सुरंग बनाना आसान है, लेकिन पहाड़ी अगर जो क्षेत्र है वहां पर सुरंग बनाना इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में इस सुरंग की अपने आप में कई खासियत है, क्योंकि ये सुरंग हर मौसम में आवाजाही जो है वो बेहद ही आसान रहेगी और इसका सीधे तौर पर जो फायदा है वो पर्यटन को भी मिलेगा, कारोबार को भी मिलेगा और खासतौर पर सेना को और मजबूती इसके जरिए भी मिलेगी। आखिर कब कब ब्रेक थ्रू हुए हैं एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। ये ब्रेक थ्रू की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2020 में जब नीलग्रांड सुरंग में पहला ब्लास्ट किया गया, उसके बाद में अगला हुआ नवंबर 2021 और अप्रैल 2022 जब दोनों ट्यूबों का जो ब्रेक थ्रू है वो पूरा हुआ था। उसके बाद नवंबर 2023 जब ईस्ट वेंटिलेशन शाफ्ट तैयार किया गया। मार्च 2025 में अप्रोच रोड, पुल और स्नो गैलरी का भी काम पूरा किया गया। तो काफी तेजी के साथ ये पूरा ब्रेक थ्रू देखने को मिला और साथ ही जुलाई 2025 में देश का सबसे लंबा वर्टिकल शाफ्ट भी पूरा कर लिया गया। 9 जून यानी कि आज अब मुख्य जोजिला सुरंग का जो फाइनल ब्रेक थ्रू है वो आज हम सभी को देखने को मिलेगा और सीधे तौर पर हर किसी की नजर आज इस सुरंग के ब्रेक थ्रू पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूज पंच में और रुक कर लेते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का।
और अब बात संयुक्त राष्ट्र के मंच की, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है। जी हां, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे की परतें खोलकर रख दी। एक तरफ आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत पर ही बेबुनियाद आरोप लगाने की कोशिश। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान का पूरा फेक नैरेटिव मॉडल पूरी तरह से धराशायी हो गया। फितना अल हिंदुस्तान जैसा प्रोपेगेंडा के जरिए धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो या फिर अफगानिस्तान पर हमलों को छिपाने की यह साजिश, भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि आतंक फैलाकर दुनिया को गुमराह करने का पाकिस्तानी खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं पाक को भारत की लताड़। तो जी हां, भारत ने ये लताड़ लगाता हुआ नजर आया पाकिस्तान को, और संयुक्त राष्ट्र में हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जब पाकिस्तान ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं भारत के ऊपर, तब भारत ने जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने ये क्लास लगाई है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को जो पूरा झूठ का नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं खत्म किया है। और इसके साथ ही हमला बोलते हुए नजर आया, आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान को बोला, और इसके साथ ही फेक नैरेटिव फैला रहा है पाकिस्तान। बिना सबूत के भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमलों की निंदा भी की। आइए आपको सुनवाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में आखिर भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया। Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring to groups inside its own borders as Fitna al-Hindustan is nothing but officially sponsored misinformation and disinformation dressed in religious terminology. This is an outcome of an organized factory of hate coming from the deep state of Pakistan, which aims to keep their citizens in a state of permanent hostility with India in order to perpetuate their stay in power and control of national resources and detract them from core political and economic problems. The de facto coup by the military through the 27th Constitutional Amendment is only its most recent manifestation. Pakistan's campaign of military airstrikes against Afghanistan is causing huge civilian casualties and sufferings to the Afghan people. We reiterate Secretary General's deep concern at civilian casualties caused by airstrikes, cross-border firing, and targeted killings as detailed in UNAMA reports. We support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. We also support UNAMA's earlier calls for investigation to ensure accountability, prevent recurrence, and uphold victims' rights. Such unconscionable acts of violence are a blatant assault on Afghanistan's sovereignty and a threat to the region's peace and stability. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory. तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व ने सीधे तौर पर हमला भी बोला पाकिस्तान पर, और जो पाकिस्तान के तमाम आरोप थे उन पर जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन आखिर इसके साथ ही फितना अल हिंदुस्तान आखिर क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पाकिस्तान पर, भारत पर पाकिस्तान का ये झूठा नैरेटिव कहीं ना कहीं गढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को नाम दिया गया और नाम आतंक पर घेरने की ये नाकाम कोशिश पाकिस्तान करता हुआ नजर आया। बिना सबूत के भारत पर बेबुनियाद आरोप पाकिस्तान लगाता रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोलकर रख दी और भारत ने साफ तौर पर कहा कि दुनिया को गुमराह कर रहा है इस समय पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ब्लेम इंडिया मॉडल बेनकाब भी किया। भारत ने यह भी कहा कि पड़ोसियों पर आरोप लगाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को लताड़ लगाई गई हो भारत की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय से जुड़ गए हैं। अक्षय, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पाकिस्तान सीधे तौर पर आरोप भारत के ऊपर लगाता रहा है, और पहली बार नहीं है कि जब इस तरीके के आरोप लगाए गए हो, क्योंकि इससे पहले भी आरोप लगाए गए हैं और हर बार भारत ने जवाब दिया है। लेकिन इस बार एक बार फिर से कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश और पूरा आरोप भारत के ऊपर मढ़ा जा रहा है। अक्षय, ने पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या फिर जो इंटरनल पॉलिसी हो, वो इसी के ऊपर टिकी हुई है कि किस तरह से भारत को एक दुश्मन की तरह दिखाया जाए। अपने फेलियर्स है उनको हटाकर एक तरफ से भारत के ऊपर मढ़ा जाए। हर जो सरकार का फेलियर हो या फिर इंस्टीट्यूशनल फेलियर, वो सभी एक तरह से स्केपगोटिंग की जाए भारत के ऊपर। तो इस बात को लेकर एक ये हमेशा से पाकिस्तान की पॉलिसी रही है और इसी को एक्सपोज
पी हरीश जो भारत के यूएन स्पोक्स पर्सन है उन्होंने किया है और काफी बखूबी ये काम करने का उन्होंने पूरे वैश्विक स्तर पर ये जो काम करके उन्होंने दिखाया है। ये अक्सर भारत करता रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान चाहे पीओके का मुद्दा हो या फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या फिर अन्य तरह के मुद्दे, उनके ऊपर बात करता है, लेकिन अपने जो इंटरनल फेलियर्स है, इंटरनल पॉलिसी फेलियर से लेकर माइनॉरिटीज के ऊपर जिस तरह से वो हमले करते रहा है, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन करता रहा है, इसके ऊपर बात ना करके केवल भारत और कश्मीर के ऊपर बात करना पाकिस्तान का हमेशा से एक एजेंडा रहा है। तो ये चीज अब भारत ने एक बार फिर से एक्सपोज की है और लताड़ा अच्छी तरीके से पाकिस्तान को है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया के सामने पाकिस्तान बार बार एक्सपोज होता रहा है, लेकिन भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है, एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी होने के नाते, एक मेजर रीजनल पावर होने के नाते, कि पाकिस्तान का जो असली चेहरा है वो दुनिया के आगे बार बार लेकर आते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस वक्त खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।